सी जोसेफ विजय एनुम नान। एक समय लोग विजय को फ्लॉप मशीन बुलाते थे। एक मैगजीन ने लिखा था, क्या कोई इस चेहरे को देखने के लिए पैसे खर्च करेगा? और 30 साल बाद लाखों लोग उसकी एक झलक देखने सड़कों पर उतर रहे थे। जिस आदमी ने लगभग 60 साल पुराना राजनीतिक सिस्टम हिला दिया, उसने अपनी जिंदगी में कभी एक चुनाव तक नहीं लड़ा था, लेकिन 2026 में वही आदमी तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए पहले तमिलनाडु को समझना जरूरी है। यह वही तमिलनाडु है, विशाल मंदिरों, समृद्ध संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसी भूमि से एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीनिवास रामानुजन जैसे नाम निकलकर दुनिया तक पहुंचे। यही वह भूमि है जहां हजारों साल पुरानी तमिल भाषा आज भी लोगों की पहचान का हिस्सा है। तमिलनाडु भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य अर्थतंत्र है, जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग $300 बिलियन से ज्यादा मानी जाती है। यहाँ लगभग 7 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इस राज्य की असली ताकत उसकी राजनीति रही है। 1967 से लेकर 2026 तक पूरे 59 साल यहाँ सिर्फ 2 राजनीतिक ताकतें सत्ता के इर्द गिर्द घूमती रहीं, डीएमके और एआईएडीएमके। 14 विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन हर बार सत्ता इन्हीं 2 दलों के बीच घूमती रही। करुणानिधि 5 बार मुख्यमंत्री बने, जयललिता 6 बार मुख्यमंत्री बनी, एमजीआर लगातार 10 साल तक सत्ता में रहे। यानी तमिलनाडु में राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं थी, यह एक बंद साम्राज्य था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि लोगों को लगने लगा था कि यह साम्राज्य कभी टूट ही नहीं सकता। जयललिता की मृत्यु के बाद एआईएडीएमके धीरे धीरे कमजोर होती गई, पार्टी गुटों में टूटने लगी। दूसरी तरफ एएमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके सरकार प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन युवाओं का एक बड़ा हिस्सा उससे भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पा रहा था। और यही सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। 2026 तक तमिलनाडु के लगभग 31% मतदाता 30 साल से कम उम्र के थे, यानी लगभग 1 करोड़ 80 लाख युवा मतदाता। यह वह पीढ़ी थी जिसने करुणानिधि और जयललिता के करिश्मे को महसूस नहीं किया था। लेकिन डीएमके और एआईएडीएमके दोनों लगभग एक जैसे दिखने लगे थे, दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। तब जनता तीसरा विकल्प ढूंढने लगती है, और शायद पहली बार तमिलनाडु उसी मोड़ पर खड़ा था। और यही विजय की एंट्री होती है। लेकिन सच यह है कि विजय अचानक राजनीति में नहीं आए थे, वह कई सालों से तैयारी कर रहे थे। विजय का जन्म 22 जून 1974 को मद्रास यानी आज के चेन्नई में हुआ। उनका पूरा नाम था जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनके पिता चंद्रशेखर एक फिल्म निर्देशक थे। उनकी मां शोभा चंद्रशेखर कर्नाटक संगीत गायिका थीं। बाहर से देखने पर जिंदगी सामान्य लगती थी, लेकिन उनके बचपन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें भीतर से बदल दिया। उनकी छोटी बहन विद्या ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। परिवार के अनुसार विजय उसे टोकरी में बैठाकर पूरे घर में घुमाते थे, लेकिन एक दिन खेलते खेलते वह बच्ची उनकी आंखों के सामने मर गई। विजय सिर्फ 9 साल के थे और उस घटना के बाद वह अचानक बहुत शांत हो गए। शायद पहली बार उन्होंने दर्द को इतने करीब से महसूस किया था। 10 साल की उम्र में विजय ने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम शुरू कर दिया, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उन्होंने मुख्य अभिनेता बनने की कोशिश की। 1992 में उनकी पहली मुख्य फिल्म नालैया थीरपू रिलीज हुई। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सिर्फ फिल्म असफल नहीं हुई, विजय का मजाक उड़ाया गया। एक तमिल मैगजीन ने लिखा, क्या लोग इस चेहरे को देखने के लिए पैसे खर्च करेंगे? सोचिए, आज जिस आदमी के पोस्टरों पर लोग दूध चढ़ाते हैं, कभी उसी चेहरे का मजाक उड़ाया जाता था। शुरुआत की लगातार कई फिल्में कमजोर प्रदर्शन करती रहीं। लोग उन्हें फ्लॉप मशीन कहने लगे, लेकिन यही विजय बाकी लोगों से अलग रहा था। उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया, डांस पर काम किया, मार्शल आर्ट सीखा, संवाद बोलने के तरीके पर काम किया। 1996 में पूवे उनकागा आई, फिर काधालुक्कू मर्याद, फिर लव टुडे। और पहली बार लोगों को लगा कि यह लड़का सिर्फ निर्देशक का बेटा नहीं है। लेकिन असली विस्फोट 2004 में हुआ। गिल्ली रिलीज हुई और तमिल सिनेमा का इतिहास बदल गया। यह तमिल उद्योग की पहली 50 करोड़ कमाने वाली फिल्मों में से एक बनी। उसी दिन विजय सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वह जनभावना बन गए। सिनेमा घरों के बाहर सुबह 4 बजे से लाइनें लगने लगी, पोस्टरों पर दूध चढ़ाया जाने लगा, पटाखे फूटने लगे और धीरे धीरे विजय का फैन बेस तमिलनाडु का सबसे जुनूनी फैन बेस बन गया। 2017 में मर्सल ने लगभग 250 करोड़ रुपए कमाए, बिगिल लगभग 300 करोड़ के करीब पहुंची, लियो ने लगभग 600 करोड़ रुपए का वैश्विक कारोबार किया। जिस लड़के के चेहरे पर लोग हंसते थे, वही अब भारत के सबसे ज्यादा मेहनताना लेने वाले अभिनेताओं में शामिल हो चुका था। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज शुरू होती है, क्योंकि विजय की असली ताकत फिल्में नहीं थी। उनकी असली ताकत वह मशीन थी जिसे लोग सिर्फ फैन क्लब समझते थे। तमिलनाडु में फैन क्लब सिर्फ फैन क्लब नहीं होते, उनके अध्यक्ष होते हैं, जिला इकाइयां होती हैं, सदस्यता कार्ड होते हैं, वार्षिक बैठकें होती हैं, रक्तदान शिविर होते हैं। वे छोटे सामाजिक संगठन की तरह काम करते हैं, और यही मॉडल कभी मेंजी आर ने इस्तेमाल किया था। विजय यह बात बहुत जल्दी समझ गए थे। 2009 में उन्होंने विजय मक्कल इयक्कम शुरू किया। ऊपर से देखने पर यह फैन क्लब था,
लेकिन असल में यह बूथ लेवल नेटवर्क बन रहा था। ये लोग मोहल्लों में राशन बांटते, उनकी फीस भरते थे, रक्तदान करते थे, स्थानीय समस्याओं में उतरते थे। धीरे धीरे यह नेटवर्क पूरे तमिलनाडु में फैल गया। 2024 तक विजय के लगभग 85,000 फैन क्लब बन चुके थे। अगर हर क्लब में सिर्फ 25 सक्रिय सदस्य भी माने जाएं, तो यह लगभग 20 लाख लोगों का नेटवर्क था। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, भारत की हर राजनीतिक पार्टी दशकों तक मेहनत करके ऐसा नेटवर्क बनाती है, लेकिन विजय राजनीति में आने से पहले ही यह मशीन बना चुके थे। यानी लोग सोचते हैं कि विजय 2024 में राजनीति में आए। सच यह है कि वह 15 साल पहले ही तैयारी शुरू कर चुके थे। विजय ने 2024 में राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने सिर्फ अपनी पहले से बनी मशीन को राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर किया और फिर उनकी फिल्मों का स्वर बदलने लगा। अब खलनायक कोई एक आदमी नहीं था, पूरा सिस्टम था। कत्थी में किसानों की समस्या, मरसल में जीएसटी और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, बिगिल में महिला सशक्तिकरण। धीरे धीरे विजय फिल्मों के जरिए वही बातें कह रहे थे जो तमिलनाडु में बड़े नेता खुलकर नहीं कह पा रहे थे। और फिर तमिलनाडु की राजनीति ने खुद विजय के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को यहां सिर्फ लगभग 3.6% वोट मिले थे। 2021 विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई। भाजपा ने अन्नामलाई को आगे बढ़ाया। पूर्व आईपीएस अधिकारी, तेज वक्ता, आक्रामक चेहरा। दिल्ली को लगने लगा था कि शायद अन्नामलाई तमिलनाडु में भाजपा की राजनीति बदल सकते हैं, लेकिन समस्या सिर्फ चुनाव की नहीं थी, समस्या भावना की थी। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा भाषा, द्रविड़ पहचान और क्षेत्रीय स्वाभिमान के इर्द गिर्द घूमती रही है, और यही कारण था कि यहाँ राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा क्षेत्रीय चेहरे मजबूत होते गए। भाजपा चुनाव हार रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह तमिलनाडु की भावनात्मक राजनीति को समझने में संघर्ष कर रही थी, और विजय ठीक उसी भावनात्मक खाली जगह में खड़े होने लगे। 2 फरवरी 2024 विजय ने आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी लॉन्च कर दी, तमिरगा वेत्री कड़गम टीवीके। उन्होंने आम्बेडकर, पेरियार और कामराज का नाम लिया, यानी वह खुद को राष्ट्रीय राजनीति और पारंपरिक द्रविड़ राजनीति दोनों से अलग तीसरे विकल्प की तरह पेश कर रहे थे। इसके बाद विक्रवंडी रैली हुई। पार्टी के अनुसार लगभग 6 लाख लोग वहां पहुंचे। अगस्त 2025 में मदुरै रैली की एक वीडियो क्लिप को 107 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। तमिलनाडु में लंबे समय बाद वैसी राजनीतिक ऊर्जा दिखाई दे रही थी जैसी कभी एमजीआर के दौर में दिखाई देती थी। लेकिन यहीं से कहानी अंधेरी होने लगी। 27 सितंबर 2025 करूर, विजय की रैली। पुलिस ने सिर्फ 5,000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन वहां 25,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, लोग घंटों से धूप में इंतजार कर रहे थे। विजय का काफिला कई घंटे देरी से पहुंचा, और जैसे ही उनकी गाड़ी अंदर आई, पूरी भीड़ एक साथ आगे बढ़ गई। लोगों को सिर्फ 1 सेकंड के लिए विजय को देखना था, लेकिन उसी धक्का मुक्की में भगदड़ मच गई। 41 लोग कुचलकर मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए। बच्चों की चप्पलें सड़क पर बिखरी हुई थीं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोप लगा कि भीड़ दिखाने के लिए विजय की एंट्री जानबूझकर देर से कराई गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सीबीआई जांच शुरू हुई। जनवरी 2026 में विजय को दिल्ली बुलाया गया। घंटों पूछताछ हुई, और पहली बार लोगों ने सवाल पूछा, क्या तमिलनाडु फिर से एक अभिनेता को भगवान बना रहा है? लेकिन यही विजय ने एक राजनीतिक नेता की तरह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, आर्थिक सहायता दी, और शायद पहली बार लोगों को लगा कि विजय सिर्फ स्टार नहीं है, वह जिम्मेदारी लेना भी जानते। फिर आया चुनाव। रिकॉर्ड मतदान हुआ, करीब 85%। लगभग 4 करोड़ 88 लाख लोगों ने वोट डाले, और परिणामों ने तमिलनाडु की राजनीति बदल दी। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत ली। डीएमके 159 से घटकर लगभग 59 सीटों तक पहुंच गई। एआईएडीएमके 47 सीटों पर सिमट गई। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए थीं। विजय के पास सिर्फ 108 थीं। इसके बाद शुरू हुआ असली राजनीतिक खेल। राज्यपाल से मुलाकातें, कांग्रेस से समर्थन, छोटे दलों से बातचीत, एआईएडीएमके में टूट, फ्लोर टेस्ट, और आखिरकार टीवीके ने 144 विधायकों के समर्थन से बहुमत साबित कर दिया। और फिर वह क्षण आया जिसका तमिलनाडु इंतजार कर रहा था। थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन यहाँ सबसे शक्तिशाली बात हुई। फिल्मों में विजय हमेशा सिस्टम से लड़ते दिखाई दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वह खुद सिस्टम बन चुके थे। शपथ लेने के बाद विजय सरकार ने कई बड़े संकेत दिए। शराब नियंत्रण नीति पर सख्त रुख के संकेत दिए गए। महिला सुरक्षा और एंटी नारकोटिक्स ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के आधुनिकीकरण की योजनाओं की घोषणा की। सालों तक लोग विजय को पर्दे पर सिस्टम बदलते देखते रहे। 2026 में पहली बार लोगों ने उन्हें असली सिस्टम के अंदर बैठा दिया। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चुनाव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि तमिलनाडु की जनता ने पहली बार लगभग 60 साल पुराने राजनीतिक ढांचे से बाहर जाकर सोचने का फैसला किया। और यही किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मोड़ होता है, जब लोग सिर्फ पार्टियां नहीं, पूरा राजनीतिक पैटर्न बदलना शुरू कर देते हैं।
लेकिन अब असली चुनौती विजय के सामने है, क्योंकि विपक्ष में रहकर सिस्टम पर सवाल उठाना अलग बात होती है और उसी सिस्टम को चलाना बिल्कुल अलग। राज्य की राजनीति बदलती हुई दिखाई देने लगी थी। अब देखना यह होगा कि क्या विजय अपनी लोकप्रियता को स्थायी राजनीतिक नेतृत्व में बदल पाएंगे या फिर तमिलनाडु की राजनीति उन्हें भी उसी दिशा में ले जाएगी जहां बाकी क्षेत्रीय दल पहुंच चुके हैं। क्योंकि इतिहास में कई नेता जनता की उम्मीद बनकर उभरे, लेकिन बहुत कम लोग उस उम्मीद को लंबे समय तक बनाए रख पाए। और शायद आने वाले कुछ साल सिर्फ विजय का भविष्य नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का अगला अध्याय तय करेंगे। अगर आपको लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति सच में बदल रही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही राजनीति, सत्ता और इतिहास के पीछे छिपी कहानियां हम यहां लगातार लेकर आते रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि विजय तमिलनाडु की राजनीति में सच में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए।